आज है। मेरे बच्चों 2 मिनट रुक जाओ, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसे सोल्व कर रहे हैं बस। अरुण सर से। और सब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आज मिलवाऊं बालकों से, आपको आपके टीचर से मिलवाता हूँ। आ जाओ अरुण सर से। और सुनो, कितने बच्चे रीजनिंग पढ़ते हैं ना? प्री स्पेशल बैच। वंदे मातरम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? और राकेश सर ने आज अपने बैच में इंट्रोड्यूस किया। वैसे तो जितने एडमिशंस होते हैं सर बताते हैं कि रीजनिंग अरुण सर से ही पढ़नी है आपको। तो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो हम सर कॉमन है मैथ्स के और रीजनिंग के और इंग्लिश के? लाइव नहीं हुआ मेरे ख्याल से सेशन। कमेंट्स इतने ज्यादा है ना, बैकिंग में रहते हैं पीछे। पीछे के आओ, पीछे के इतने कमेंट हो जाते हैं हद से ज्यादा। तो देखो भाई, सर इतने कमिटेड, आज तबीयत खराब है, दबा के खांसी हो रही है, पर सर क्लास ले रहे हैं अपनी। तो कह रहे भाई क्लास जब है तो क्लास तो लेनी पड़ेगी। हाँ ये बच्चे, यस यस। तो भाई अब तो रीजनिंग में मेंस में भी है, उसका बैच भी चल रहा है। तो हम तो आपको जो प्री में पढ़ा रहे हैं ना, वही मेंस के लिए तैयारी आपकी हो जाएगी। प्री प्लस मेंस का ही बैच है। जैसे मैथ्स का पढ़ रहे हैं प्री प्लस मेंस का, वैसे रीजनिंग का प्री प्लस मेंस का है। बहुत बहुत आभार भाई आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। और आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको राकेश सर के युग में मैथ्स पढ़ने का अवसर मिला है। मैं आपके समय होता मैथ्स पढ़ता तो हम भी कहीं ना कहीं कोई तीर मार देते, मैथ्स ही पढ़ा रहे होते। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू भाई। फिर बैठ फेल करे बात। मेरे बच्चों, रीजनिंग के सबसे बेहतरीन अध्यापक अरुण सर, और अध्यापक से ज्यादा मेरे दोस्त, जिनके साथ हमने ये टीचिंग का प्रोफेशनल काम स्टार्ट किया था।
हमने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला था, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर, वो सर के साथ ही मैंने खोला था। उसमें 3 लोग थे जिसको जिन्होंने उस इंस्टीट्यूट को रन किया था, मैं और अरुण सर और एक अध्यापक और। तो आज ही मिलने आए थे सर कि सर की तबीयत खराब है, एक बार मिल लेते हैं। तो अब आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज परसेंटेज में हम सबसे बेहतरीन टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को ना लिख लेना जब भी। और ये एक बात में समझ नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये एक सवाल से समझ में नहीं आएगी जो मैं कॉन्सेप्ट अब बताने जा रहा हूं। आज पूरी क्लास में ये सारे सवाल कराऊंगा, तब जाके ये बात आपको जमेगी कि सर जो कह रहे थे उसका मतलब क्या है। जब भी हमें कंपैरिजन, कंपैरिजन को हिंदी में कहते हैं तुलना की जरूरत हो, तो वहां रियल वैल्यू की, रियल वैल्यू की हिंदी में कहते हैं वास्तविक मान, वास्तविक मान की जरूरत नहीं होती, नहीं होती। बस कंपैरेटिव वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती, कंपैरेटिव वैल्यू की जरूरत होती है। होती है, कंपैरेटिव वैल्यू की जरूरत होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आयुष्बा भाई बार बार कमेंट मत कर, हालत पहले ढीली है और ढंग से पढ़ा लेने दे मुझे, है ना। लड़ाई ये थी कि कंपैरेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरिजन बेसिकली आप 3 तरीकों से करते हैं, 3 चीजों के थ्रू होता है। पहला, रेशियो के थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा, परसेंटेज के थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और फ्रैक्शन के थ्रू भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप रेशियो में तुलना कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं मेरी और आपकी आयु का अनुपात 5:2 है, मेरी और आपकी आयु का अनुपात 5:2 है। यहां मैंने ना तो ये बताया कि मेरी उम्र कितनी है, ना आपकी मैंने बताई उम्र कितनी है, लेकिन फिर भी मेरे और आपके बीच में तुलना हो गई। ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं कहूं कि मैं आपसे 20% अधिक तेज दौड़ता हूं या 20% अधिक तेज दौड़ता हूं, तो ना मैंने आपकी स्पीड बताई ना मैंने अपनी स्पीड बताई, फिर भी मैंने बता दिया कि मैं आपसे कितना तेज दौड़ता हूं। मैं आपसे कहूं क्या कि यार मेरा पढ़ने की गति आपका 2/3 है, मतलब अगर आप 3 चीजें पढ़ लेते हैं तो मैं 2 ही चीजें पढ़ पाता हूं। तो 3 चीजें बताइए, रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज। ये 3 ऐसी चीजें होती है जिसके थ्रू आप कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, हाँ है ना। तो ये 3 कंपैरेटिव वैल्यू होती हैं, कौन कौन सी, परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो। दीज 3 वैल्यू मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर थिंग्स, सो दीज आर कॉल्ड कंपैरेटिव वैल्यू। अविनाश जी डाउट अपलोड नहीं हो रहे हैं, डाउट अपलोड आपके नहीं हो रहे होंगे अविनाश भाई, तो उसका तरीका है कि आप अपने मोबाइल में अपने ऐप को अनइंस्टॉल करिए और फिर से इंस्टॉल करिए, और उसमें को आस्क परमिशन मांगता है फोटो की और वॉइस मैसेज की, तो वो परमिशन देंगे तो वो अपलोड होंगे डाउट। आते हैं आप आगे। तो जब भी आपको किसी कंपैरेटिव वैल्यू की जरूरत हो तो वहां रियल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। रियल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू
स्थिर मान, स्थिर मान की जरूरत नहीं होती। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं। जैसे इस सवाल पे, और एक बार कोशिश करिए प्लीज। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है क्या, कहता है जी सर्कल की रेडियस 25% बढ़ा दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/4। यानी सर्कल की रेडियस 4 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई, 5। तो एरिया क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस 4 थी तो 4 का और 16 पाई। अब रेडियस 5 होगी तो 5 का और 25 पाई। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी जो एरिया मेरे प्यारे बच्चों 16 पाई था, जो एरिया पहले 16 पाई था, अब वो कितना हो गया, 25 पाई। तो एरिया कितना बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 पाई। तो एरिया 9 पाई इंक्रीज हो गया। तो 9 पाई का इंक्रीज हो गया किस पे, 16 पाई पे। तो 100 पे कितना, पाई से पाई काटा, 9/16। हाँ है ना। अब आप एक बात बताओ, जो ये पाई था ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, आप कहें कैसे सर, समझाता हूं। कांस्टेंट समझते हो, कांस्टेंट को और देसी भाषा में बोलूं तो फिक्स। पाई तो एक फिक्स वैल्यू, आप कहें कैसे सर, तो देखिए ऐसे, अगर मैं सर्कल ये वाला लूं तब भी पाई की वैल्यू 22/7 होगी। अगर मैं सर्कल ये वाला लूं तब भी पाई की वैल्यू 22/7। यानी मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल में कितना भी बड़ा या कितना छोटा ले लूं, पाई की वैल्यू तो वही रहनी है, 22/7। वो तो चेंज होनी ही नहीं। दिखा बेटा, ठीक है बेटा, ठीक। पाई की वैल्यू तो वही रहनी है मेरे प्यारे बच्चों, 22/7। अगर पाई की वैल्यू वही रहनी है 22/7, तो पाई तो कांस्टेंट हुआ। और ये बात मैं आपको समझाता आ रहा हूं कि जब भी आपको कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन कैसे कह रहा है, पूछा कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज क्या है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन पूछा है तो आप वहां रियल वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं। रियल वैल्यू क्या मेरे बच्चे, यहाँ पाई। तो आप यहाँ पाई को इग्नोर कर दो। आपके लिए सर्कल के एरिया मात्र आर स्क्वायर ही हो गया, पाई को इग्नोर कर दो। नहीं भी करोगे तो आखिरी में कैंसिल हो जाना है। अब 9/16 निकालना है, तो मेरे बच्चे 1/16 है कितना, 6 सही 1/4%। 9/16 कितना होगा, 9×6 = 54 और 9/4। इसे थोड़ा फास्ट करेंगे, 2 सही 1/4, तो 54 और 2 56 सही 1/4%। हाँ है ना।
ये सिर्फ 50-50 पे जाना ना मामला इसका जैदी सर। ना 80-20 कर दे। और लेकिन आगे से है ना, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, आई सवाल में कह रहा है, सुन दीपक, आइए मेरे बच्चे, कहता है किसी लंबवर्ती बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी रेडियस 5 थी तो 2 बढ़ के कितनी हो गई 7, और हाइट 37.5% घटा दी जाए तो 3/8, यानी हाइट 8 थी तो 3 घट गई, कितनी हो गई 5, घटिया हो गई 5। तो कह रहा है बाबू, तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, इसके वॉल्यूम में चेंज बताएं, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कहानी ये है कि वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज मींस कंपैरिजन, और जब भी कंपैरिजन चाहिए तो आप रियल वैल्यू इग्नोर कर देंगे। तो आपके लिए इस सवाल का जो वॉल्यूम होगा वो सिर्फ आर स्क्वायर एच होगा, तो आर स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 25, 8 है 200, भाई आर स्क्वायर करेंगे ना तो 5 का वर्ग 25, हाइट 8 200, 7 का वर्ग 49, 49 पांचे 245, तो इसका मतलब वॉल्यूम 200 से 245 हो गया, तो मतलब 45, तो 45, 200 से 45 हो गया, तो कह रहा कितना परसेंट, तो 22.5%, तो आंसर आ गया 22.5%। हाय ना मेरे भाई। कोई मेथड नहीं सीखना, अल्टरनेट जो सिखा रहा हूं बस इसी पे फोकस करना।
ऐसे। आइए मेरे बच्चे, कहता है किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी किसी स्क्वायर की साइड की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एस मान लूं, तो कह रहा है कि साइड 40% बढ़ा दी गई, मतलब वर्ग की भुजा 5 थी तो 2 बढ़ा के कितनी हो गई 7। तो एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया साइड का स्क्वायर, 5 का और 25 और 7 का और 49। माने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर पहले एरिया 25 था तो अब 49 हो गया, कितना बढ़ गया? 24 बढ़ गया। तो 24 का इंक्रीज हो गया किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? अब आप 25 को 100 मत करिए, मन ही मन सोचिए कि 1/25 होता है 4%, तो 24/25 24 गुना 96%। हाँ है ना? प्लीज। आइए मेरे प्यारे बच्चे, कहता है किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ गई। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, यानी अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 8 थी तो 3 बढ़ के हो गई 11। और कह रहा है जी ब्रेड्थ 20% घट गई, तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5, यानी 5 थी तो 1 घट गई, कितनी हो गई? 4। ब्रेड्थ 5 से 4 हो गई, है ना? तो एरिया क्या होता है जी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। तो 8×5 = 40 होता था पहले एरिया, अब हो गया जी बाबू 44। तो जो एरिया पहले 40 था अब 44 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया? 4 का। तो 4 का एरिया इंक्रीज 40 पे, तो 100 पे कितना? 1/10। 1/10 कहलाता है मेरे बच्चे 10%, है ना? कितना पैसा लग जाएगा मेरी एसेट्स का? सिर्फ 1%। तो सोने में पा सकता हूँ 10,000 करोड़ रुपए।
कौन आ जा है, जा रहा है या भाई, कैलेंडर ले जा है ना, पानी तो मैं ले मुझे ठेरो मंगा ली, कैलेंडर आए थे मगर ले जा। ये बाइंडर नहीं है अपने, प्रिंटर। देखिए मेरे भाई, ठीक ठीक, कहता है व्यंजक एक्स वाई में दोनों चर एक्स और वाई का मान 20% कम हो जाता है। कहता है एक्स का मान भी 20% कम हो जाता है और वाई का भी। तो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू पे क्या चेंज होगा? तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी वाई की एक्स की वैल्यू 5 से 4 हो गई और वाई की वैल्यू भी 5 से 4 हो गई। अब देखिए यार, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 पंजे 125। अब इसे करेंगे तो 4 गुना 4 का वर्ग, तो 4 का और 16 चौको 64, तो 125 से 64 हो गया। तो कह रहा कितना कम हो गया? तो भैया ये हो गया 61 की कमी। तो 61 की कमी हो गई 125 पे, तो 100 पे कितना? देखिए मेरे भाई, यहां से धीरे धीरे चतुराई सीखनी है हमने, आसान चीज है। देखिए एक तरीका तो है कि हम काट पीट करके और फिर आंसर पे आए, दूसरा तरीका है कि हम धीरे धीरे ऑप्शन से टकराना शुरू करें। मेरे बच्चे ये बताओ कि 125 का 100% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 100% होगा 125। 125 का 50% कितना होगा, मतलब इसका आधा, तो आप कहेंगे 62.5 रुपए। 50% मतलब 100 का आधा, तो 120 का आधा 60 और 5 का आधा 2.5। तो अगर मेरे बच्चों यहां पे 62.5 लिखा होता तो कट के आंसर कितना आना था? 50%, क्योंकि ये एग्जैक्ट आधा हो जाता। लेकिन ये तो 50 से कम है, 62.5 से ही कम है ना वैल्यू, तो इसका मतलब इसका आंसर 50 से थोड़ा ही कम होगा। थोड़ा कम कौन सा है? 48.8%। हाँ है ना? या चाहे तो आप पूरा डिटेल कर ले काट पीट के फिर सोल्व करिए जाए।
अरे माइक ऑफ है, सॉरी भाई। मेरे भाई ध्यान से देखो, गलत हो गया है तो माइक ही ऑफ था। कहता है एक घनराब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5, 5 और 20% कर दी गई। लंबाई 5% घटा दी गई, मतलब 20 से 19 हो गई, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन 1/20। चौड़ाई भी 5% घटा दी, यानी 20 से 19 हो गई। लेकिन ऊंचाई 20% बढ़ा दी गई, 20% 1/5 यानी 5 से हो गई 6। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हुआ मेरे बच्चे 2000, ये हो गया 2166। गुना करोगे तो सबको गुना कर लेना, तो 2000 से 166 यानी 166 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 166 का इंक्रीमेंट हुआ 2000 पे, तो 100 पे कितना। अब देखिए यार, अगर हमें आंसर क्लिक करना होता कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते, 7.25 है, तो देखो 2000 का 7% कितना होता, 140। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो फिर भी समझाता हूं। देखिए एक तरीका था हम इसे काट के कर ही दें, 2 जीरो से 2 जीरो कर दें, 20 से काटे तो भैया 20 आठे 160 और 20 दिए 60, 8.3%। लेकिन आप ऐसे नहीं करना चाहें तो कैसे करें, समझने की कोशिश करिए। भाई ये बताओ, बड़ा धीरे धीरे सीखोगे कॉन्सेप्ट तैयार करना। 2000 का 100% क्या होगा? आप कहोगे 2000। 2000 का 10% क्या होगा? तो आप कहोगे सर 200। तो ये तो तय था कि 200 से भी कम है, यानी उत्तर 10 से छोटा था। 2000 का 1% कितना होगा? तो आप कहोगे 20। 2000 का 1% कितना था? 20। और 2000 का 0.1% कितना होना था? तो मेरे बच्चों बहुत सावधानी से धीरे धीरे बातों को सीखना। ये पेपर का सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पेपर में बहुत बनेंगे, वहां इनकी जरूरत होगी कॉन्सेप्ट की। तो मन ही मन में सोचिए कि अगर 1% 20 है, तो 160 चला जाए, 160 जो है वो बना देगा 20%। बचा कितना? 6%। माफ करना, अगर 20% से एक ना 20 नंबर से 1% बनता है, तो 166 को 160 जमा 6 लिख लिया, 20 से भाग दोगे तो यानी 8% इससे बन जाएगा। बचा 6%, 6 नंबर। तो 2 नंबर से 0.1 बनता है, तो 2 से 0.1 बनता है, तो 6 से कितना बनेगा? 0.3। तो जोड़ोगे तो आएगा 8.3। ये छोटी छोटी बातें बहुत हेल्प करेंगी आपको आगे जाके, है ना? अभी चीजें ऐसी लग रही होंगी कि मन ही मन हो जा रही हैं, यार क्यों टाइम पास कर रहे हो सर ऐसे, लेकिन बाद में पता चलेगा इसकी वैल्यू। इसलिए जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करिए।
ये जी कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। 60% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ? 3/5। मतलब अगर एक आदमी की इनकम 5 है तो उसका खर्चा कितना है? 3। तो बचत कितनी हुई जी? सेविंग। तो बचत हुई मेरे प्यारे बच्चों 2। कहता है अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, तो मान लीजिए मेरे बच्चे ये इनकम थी, ये खर्चा था, तो ये बचत थे। अब इसका 15% निकालने में दिक्कत होगी, तो बेटर है इसे 500 मान लो, इसे 300 मान लो, इसे 200। कह रहा है इसकी इनकम 15% बढ़ जाए तो 15/75, तो इनकम 75 रुपए बढ़ जाए और खर्चा 15% बढ़ जाए, खर्चा 45 बढ़ जाए। तो इनकम 75 बढ़ जाए, खर्चा 45 बढ़ जाए, तो बचत कितनी, माफ करना, बचत कितनी और बढ़ गई? 30। तो बचत 30 यूनिट और बढ़ गई, तो 30 यूनिट बचत बढ़ गई। तो 30 यूनिट बचत बढ़ गई किस पे? 200 पे। तो 100 पे कितनी? तो आंसर आएगा 15%। भाई एक बात सीधी सोचो, अगर इनकम में 75 रुपए बढ़ गए, यानी हमारी जेब में कोई 75 रुपए फालतू डाल के चला गया और उसमें से 45 खर्च भी हो गए 75 में से, तो बचे कितने? 30। तो मतलब अब हमारे जेब में 30 रुपए पहले से ज्यादा बच रहे होंगे। तो 30 की बचत है 200 पे, तो 100 पे कितना? तो उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 15%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15%। हाँ है ना? अगर भाइयों को समझ नहीं आ रहा तो 500 था, 75 बढ़ गया, नई इनकम होगी 575, खर्च हो रहा है 345, तो 575 से 345 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना आ रहा है? 230। तो 200 बचत कर रहा था, 230, तो 30 बढ़ा दी। हाँ है ना? करिए जी। देखिए मेरे दोस्त, कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चे? 3/4। भाई 25% की 1/4, तो मेरे बच्चे 75% की 3/4। माने इनकम 4 है तो खर्चा हो गया 3 का, तो बचत कितनी होगी? 1 की। इसे 400 मान लो, इसे 300 मान लो, इसे 100 मान लो। अब कह रहा है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ गई, 400 का 20%, इनकम 80 बढ़ गई और खर्चा 10% बढ़ गया, तो 300 का 10% 30। तो मेरे भाइयों
अगर इनकम 80 यूनिट बढ़ गई, खर्चा 30 यूनिट बढ़ा है, इनकम 80 यूनिट बढ़ गई, खर्चा 30 यूनिट बढ़ा है, तो इनकम कितनी ज्यादा बची रहेगी अभी भी उसका 50। तो यानी उसकी बचत, बाकी 50 रुपए पर उसकी बचत रही होगी, और 100 पे 50 मतलब 50%। भाई देखो, उसकी जेब में 80 रुपए इनकम फालतू आई, खर्च केवल 330 ही फालतू हुआ, तो बच कितना गया 50। तो 50 की बचत बढ़ गई किस पे, 100 पे। और 100 पे कोई चीज क्या कहलाती है, परसेंटेज। है ना। ये सवाल तो थे मेरे बच्चे मेरे बनाए हुए। अब ले रहे हैं हम एग्जैक्ट पेपर के क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व इट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए सवाल पे। कह रहा जी 8,550 रुपए की एक इनकम से एक आदमी 5700 रुपए खर्च करता है। लास्ट में पूछा क्या, फाइंड द परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन। और मैंने समझाया था जब जब कंपैरिजन पूछा जाए तब तब आप रियल वैल्यू को इग्नोर कर देना, मतलब आप इनको इग्नोर कर सकते हो, इनकी कंपैरिजन निकाल सकते हो। तो सवाल में कह रहा है कि उसकी इनकम जो है वो 8550 है, और उसका जो खर्चा है बाबू वो 5700 है। तो इनका रेशियो लेंगे, 0 से 0 उड़ाया, 5 से काटेंगे या 19 से कटेगा, 19 चौक 76, 5 95, 19 30 57 30, 15 दूनी 30, 15 3 45। मेरे प्यारे बच्चों, उनकी इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया 3:2। यानी सच बात यह है कि आपको 8,550 और 5700 की जरूरत ही नहीं, आपको जरूरत है तो केवल 3 और 2 की, 3 और 2 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकम हो गई 300 और 200, तो बचत कितनी हो गई, सेविंग कितनी हो गई, तो सेविंग हो गई 100।
अब कह रहा है अगर उसका खर्चा, उसकी इनकम 19% बढ़ जाए, तो 300 का 19% 57, यानी इनकम 57 बढ़ी और खर्चा 13%, तो 200 का 13% 26। तो इनकम 57 बढ़ी, खर्चा 26 बढ़ा, तो इनकम से खर्चा भी कितना जातना, 57 इनकम 26 खर्चा, तो इनकम खर्चे से कितनी ज्यादा बढ़ गई 31। तो हम कहेंगे जी उसकी बचत 31% ज्यादा हो रही, 100 पे 31 ज्यादा होने वाला 31%। हाँ है ना, चिंता ना करो, ऐसा ही सवाल फिर ले रहे हैं, घबराओ ना। मैंने कहा था ना आखिर तक समझ में आएगा जाके, बल्कि 1 से 2 क्लासों में। हम्म। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक व्यक्ति 13,500 रुपए की अपनी इनकम से 9,000 रुपए खर्च करता है। 13,500 की इनकम से 9,000 खर्च करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका रेशियो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 ती 135, 45 दूनी 90। आप कहें हमें काटना नहीं आ रहा, छोटे छोटे नंबर से काटो तो समझ में आया, रेशियो आया 3 तो, यानी इनकम 3 है तो खर्चा हुआ 2, तो बचत कितनी हो गई जी 1। ये 100 ले लो, ये 200 ले लो, ये 300 ले लो। अब कह रहा है कि इनकम उसकी बढ़ गई 13%, तो 13 ती 39, 39 बढ़ गई। खर्चा बढ़ गया जी 9%, 18, तो बचत कितनी बढ़ गई, तो 39 में से 18 गया, 9 में से 8 गया, 1 3 में गया, तो 21। तो 100 पे 21 का इंक्रीज 21%। प्लीज करें।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार पूछा क्या, हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। पूछा है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, परसेंटेज यानी कंपैरिजन पूछा है, दूसरे में भी कंपैरिजन पूछा है। मतलब 1,89,000 एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि कुल शहर की जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, टोटल पॉपुलेशन का 4/9 भाग। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर टोटल पॉपुलेशन 9 यूनिट है, कुल जनसंख्या 9 यूनिट है, तो कह रहा है उसका 4 भाग पुरुष है। मेल कितने मेरे प्यारे बच्चों, उसमें 4, तो बाकी हुई फीमेल, तो बाकी फीमेल कितनी हुई बाबू, 5। अब कह रहा है 50% मेल मैरिड है, 50% पुरुष शादीशुदा। तो 4 का 50%, 2 शादीशुदा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ये एक ही शहर की बात हो रही है। अगर एक ही शहर की बात हो रही है तो 2 पुरुष शादीशुदा हैं। अगर एक ही शहर की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों और 2 पुरुष शादीशुदा हैं, तो ये 2 शादीशुदा होंगे किसके साथ? तो आप कहेंगे 2 महिलाओं के साथ। तो 2 पुरुष शादीशुदा है तो 2 महिलाएं भी तो शादीशुदा होंगी, क्योंकि उसी कस्बे की बात है। तो 2 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं शादीशुदा होंगी, उन्हीं से तो होंगे 2 पुरुष। अब पहला सवाल कहता है पॉपुलेशन में मैरिड कितना परसेंट है। पहले सवाल का आंसर है पॉपुलेशन में मैरिड कितना परसेंट है। तो पॉपुलेशन कितनी माने भैया, 9। तो इसका उत्तर हुआ 9 में मैरिड कितने। तो 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, तो टोटल शादीशुदा है 4। तो 4/9 गुना 100, 1/9 होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना? तो आप कहेंगे 11 से 1/9, तो 4/9 कितना होगा, 44 सही 4/9। तो 44 सही 4/9% जनसंख्या आपकी क्या है मेरे बच्चे, शादीशुदा। अगला है, अगले में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, फीमेल में मैरिड कितना परसेंट। पॉपुलेशन में मैरिड कितना परसेंट, फीमेल में मैरिड कितना परसेंट, महिलाओं में विवाहित कितना परसेंट है। तो महिलाएं कितनी है जी, 5। महिलाएं कितनी है बाबू, 5। और उसमें शादीशुदा कितनी है महिलाएं, 2। तो गुना 40%। बहुत सारे बच्चे इसे समझने में गलती करेंगे। जैसे यहां पॉपुलेशन में मैरिड परसेंटेज देख रहे थे, तो यहां फीमेल में मैरिड परसेंटेज देखना है। डू नॉट मेक एनी गड़बड़, हाँ है ना। करिए बाबू।
आइए मेरे भाई, देखिए जी क्या कह रहा है। कह रहा है जी, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। मैं दोनों तरीके से बताता हूं, पहले इसे डिटेल बताता हूं। कहता है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 60 घंटे काम करता है और मजदूरी मिलती उसे 2400 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा समझदार होगा, तुरंत बताएगा 2400 रुपए मिलते हैं 60 घंटे में, तो एक घंटे में कितना मिलेगा? 40। यानी पर आवर कितने रुपए पर आवर वेजेज हुई उसकी? तो 40 रुपए प्रति घंटे उसकी, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गई? औसत वेजेज। अब कह रहा है यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है, पर आवर सैलरी 40% बढ़ गई, तो 40 का 40% 16 बढ़ गई, तब पर आवर सैलरी उसकी 16 बढ़ गई, तो अब 56 रुपए प्रति घंटा कमाने लग गया। और कार्य करने का समय 16 से 2/3% घट गया। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/6। तो 60 का 1/6 निकालोगे, आएगा 10। तो मतलब काम करने का समय 10 घंटे घट गया, तो अब कितने घंटे करेगा? 50 घंटे। तो 50 घंटे काम करेगा, 56 रुपए के हिसाब से कितने कमा डालेगा? 5 जीरो, 5 6 30, 5 5 25 और 3 28। मतलब पहले कमा रहा था 2400, अब कमा रहा 2800, तो कितनी बचत बढ़ गई? 400 रुपए की। तो मेरे प्यारे बच्चों, 400 की बचत बढ़ गई है 2400 पे। 100 पे कितनी? 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6 यानी 16 से 2/3%। जो समझदार होंगे उनको ये बात सिखाई है कि जब भी परसेंटेज चेंज पूछे, रेशियो का चेंज पूछे, फ्रैक्शन का चेंज पूछे, यानी कंपैरिजन पूछे, तो हमें वहां रियल की जरूरत नहीं होती। अगर वहां कंपैरिजन मिल सकता है, तो कंपैरिजन उसने पर घंटे का भी दे दिया, रेट का भी और टाइम का। तो करें टाइम 16 से 2/3% घट जाए, तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 हो जाए। मतलब पहले 6 घंटे काम करता था, तब 1 घंटे काम कितने करे? 5 घंटे। और कह रहा है कि उसकी पर आवर सैलरी 40% बढ़ जाए, तो 40% की फ्रैक्शन हो गई 2/5। मतलब अगर इतने रुपए पर आवर उसे मिलते थे, पहले 5 रुपए, तो अब 2 रुपए बढ़ा के मिलेंगे 7। तो वेजेस कितनी हो जाएगी बाबू? तो आप कहेंगे 6 घंटे में 5 के हिसाब से 30 कमाता था पहले, अब कमाएगा 5 रुपए के हिसाब से 7 घंटे में 35। कितनी बढ़ गई? 5। तो 5 बढ़ गई 30 पे, तो 100 पे कितनी? 1/6, 16 सही 2/3%। हाँ है ना? करिए भैया। कहता है कहता है जब एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे
7/4 से गुना कर देता है। माने करना चाहिए था 3/5 से, लेकिन कर दिया गलती से 7/4 से। कोई नंबर होगा, लेट से ये कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसी नंबर से हमें 3/5 को गुना करना था, लेकिन उसी नंबर से हमने गुना कर दिया 7/4 से। हाँ है ना। तो 5 और 4 का एलसीएम ले लो, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 20। तो 5 चौक 20, 4 3 12, 4 5 20, 5 7 35। इसका मतलब अगर ठीक कैलकुलेशन करते तो उत्तर आता 12, गलत कैलकुलेशन की तो उत्तर आया 35। तो कितना ज्यादा आ गया? 23 ज्यादा आ गया। अब 23 ज्यादा आया है 12 पे, तो 100 पे कितना? अब ये सिखाया 23/12 को, 2 माइनस 1/12, 12 दूनी 24 में से 1 गया 23, तो 2 का मतलब 200%, और 1/12 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 8 से 1/3%। 8 ना घटा के 9 घटाओ तो 200 में से 9 गया 191, और 3 में से 1 गया 2/3, 191 में से 2/3%। हाँ है ना। बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एक संख्या को 5/3 के स्थान पे, यानी गुना करना था 5/3 से, कर दिया 3/5 से। तो कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 5 और 3 दोनों से कट जाए 15, तो मान लेते हैं वो नंबर है 15। तो 3 5 15, 5 5 25, यानी आना चाहिए था उत्तर 25, लेकिन ले आए कितना? 9। कितने की कमी? 16 की कमी। तो 16 की कमी 25 पे, 64% आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। कहता 4/3 से करना था, लेकिन कर दिया किससे बाबू? 3/4 से। तो 4 3 कैल्शियम 12, तो उत्तर आना चाहिए था 16, और आ गया 9। तो कितने की कमी? 7 की कमी। किस पे? 16 पे। कर लोगे भाई? बताइए बाबू।
आइए बाबू, कहता है चीनी के दाम 16 से ही 2.3% बढ़ गए। पी माने प्राइस, फ्रैक्शन होगी बाबू 1/6, तो कीमत 6 से हो गई 7, और खपत 20% घट गई। कंजप्शन 20% माने 1/5, यानी कंजप्शन 5 थी तो कितनी हो गई 4। तो खर्चा बताइए। तो आप कहेंगे 6 रुपए के भाव से 5 किलो चीज 30 की, अब 7 रुपए के भाव से 4 किलो चीज 28 की। 30 से कोई चीज 28 तो 2 की कमी 30 पे, 1/15 यानी 6 से 2.3%। करिए बाबू। देखिए जी दोस्त मेरे, कह रहा है सिनेमा हॉल की टिकट का बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाता है। 57 से 1/7% की फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे कितना, 4/7, यानी सेल जो है वो 7 से 11 हो गई। पहले 7 टिकटें बेचते थे, अब 11 बेच रहे हैं। हाँ है ना। और प्राइस जो है 16 से 2.3% बढ़ जाता है, तो 16 से 2.3% की फ्रैक्शन 1/6। तो रिवेन्यू क्या हुआ तो अगर 60 टिकटें 6 रुपए के हिसाब से बिकती थी तो 42 कमाई होती थी, अब 11 टिकटें 7 के भाव से बिक रही 77। तो 35 का इंक्रीज मेरे बच्चे किस पे, 42 पे। तो 35 का इंक्रीज 42 पे, तो 100 पे कितना, 7 5 35, 7 6 42, 5/6 मेरे प्यारे बच्चों निकाल लोगे, 83 सही 1/3%। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे दोबारा फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। ये जो हल्का हल्का